हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला। 3-4 दिन तो वीडियो क्लास आ नहीं पाई थी, मैं अवकाश पे था। आज हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे अप्रैल महीने के करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल के। उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर हम लोगों ने मार्च महीने तक कंप्लीट करके रखा है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने सिर्फ जनवरी 2025 से लेके अभी तक नहीं, जनवरी 2024 से हम लोगों ने करंट अफेयर स्टार्ट किया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलना स्टार्ट हुआ है जनवरी 2025 से। वीडियोस आपको पहले से उपलब्ध है। आप चाहे तो पिछले एक साल के करंट अफेयर उधर निपटा सकते हैं, 2024 वाले, और 2025 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अब ये अप्रैल का उसी में अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश विशेष के, उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो करंट अफेयर है उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और मैं बता दूं, ये क्लास सिर्फ आरओ परीक्षा के लिए ही नहीं, ये क्लास आरओ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 5 और 6 का जो पेपर होता है, पेपर 5 और 6 का, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो अवसंरचना विकास से संबंधित हो गया, या चिकित्सा से संबंधित कुछ पॉइंट हो गया, या एआई से संबंधित कोई पॉइंट हो गया, एग्जाम में आपके पूछा जा रहा हो मेंस में, तो वहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास प्री प्लस मेंस दोनों तरीके से चलेगी। दोनों तरीके से आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा मिल जाएगा और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये गागर में सागर वाली क्लास है। जो यहाँ है वो हर जगह है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, उसको ओपन किया गया है। वहां से जो इंपॉर्टेंट खबरें पोस्ट होती हैं, सरकार जो ऑथेंटिक डाटा पोस्ट करती है, उन्हीं खबरों को उठा के यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। न्यूज़पेपर के भी महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया गया है। चलिए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहली खबर क्या है? संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कालाजार समेत कई दूसरे संचारी रोग, ठीक है, इसके बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अभियान के दौरान संचारी रोग जैसे कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ, फाइलेरिया के मरीजों को भी आइडेंटिफाई करने पर जोर दिया गया। यहां देखा जाए, इस अभियान के तहत देखा जाए तो 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया गया। दस्तक अभियान जो था वो चलाया गया, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो टोटल यहां पर देखा जाए 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये 30 अप्रैल तक चला था। डेट पूछ ले आपसे एग्जाम में तो आप मेंशन कर देना, टिक कर देना, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और दस्तक अभियान कब से कब तक? तो यहां पर देखा जाए, दस्तक अभियान 10 से लेकर 30 अप्रैल तक चला, जिसमें जो आशा कार्यकर्ता, साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो थी, वो घर घर जाकर जागरूकता अभियान फैलाती थी। अब यहां चर्चा कर ले उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। अब नए मुख्य सचिव बने हैं उत्तराखंड के, लेकिन उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी थे। चर्चा कर ले, यहां देखा जाए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन जो है, ये 31 मार्च 2025 को उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। देखा जाए तो राधा रतूड़ी की विस्तारित कार्यकाल जो था वो 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। और उसके बाद एक पॉइंट याद रखिए कि जो राधा रतूड़ी थी ना, राधा रतूड़ी, ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। ठीक है, और यहां पर सबसे खास पॉइंट ये है कि जो आनंद वर्धन थे, ये 1992 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इसी वजह से ये पॉइंट यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। यूपीपीसीएस के प्री के पेपर में पूछ सकता है, तो आप सोचेंगे कि उत्तराखंड में बने हैं, पूछ रहा है यूपी के पेपर में, क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये यूपी कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी? तो 9 जिलों में स्थापित किया जाएगा। चर्चा कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा की है। ये जनपद कौन कौन से हैं, कहां कहां स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में, गोरखपुर, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज। ये 9 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहां देखा जाए, इन इंस्टीट्यूट के जरिए प्रदेश के प्रोफेशनल ड्राइवर्स को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां देखा जाए,
इन इंस्टीट्यूट का निर्माण जो है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के फंड से होगा। ठीक है, जो ये इंस्टीट्यूट है इनके निर्माण का कार्य देखा जाए फंडिंग कौन करेगा, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा फंडिंग की जाएगी। तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर देखें, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गोवा सरकार की ओर से जो उत्तर प्रदेश का अग्निशमन विभाग है इसको सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, चर्चा कर लेते हैं। 1 अप्रैल को गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की एडीजी जो है पद्मजा चौहान, ठीक है, एडीजी पद्मजा चौहान को यह पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान अग्निशमन विभाग को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शानदार कार्य के लिए, देखा जाए तो प्रयागराज महाकुंभ जब शुरू हुआ था तो आई थिंक 15 या 16 तारीख की खबर थी जनवरी में, कुंभ का जो गीता प्रेस का सेक्टर, जिस सेक्टर में गीता प्रेस का कैंप लगा हुआ था उसमें आग लग गई थी। उसके बाद 1-2 जगह और आग लगी, फिर उसके बाद भगदड़ हुई। उसमें जो अग्निशमन विभाग था उसके कार्यों की उत्कृष्टता को देखते हुए गोवा सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां देखें तो गोवा की राजधानी पणजी में इस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था और गोवा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया था। ठीक, चलिए आगे देखें। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनेगा स्टार्टअप मिशन। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन बनाया जाएगा। और देखा जाए यूपीपीसीएस मेंस का पेपर अभी कल समाप्त हुआ है। सेकंड पेपर में देखा जाए तो जो पेपर 6 था वहां पे स्टार्टअप से संबंधित सवाल पूछे गए। स्टार्टअप से संबंधित सवाल आपके जीएस पेपर 3 में भी आए हुए थे, वहां पे भी आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आप मुख्य परीक्षा भी लिखने जा रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा ये क्लास। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप मिशन स्थापित किया जाएगा जो उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक में पहले से स्थापित मिशनों के बाद होगा। यानी कि यूपी से पहले किन किन राज्यों में देखा जाए तो स्टार्टअप मिशन संचालित है, तो उड़ीसा में स्टार्टअप मिशन संचालित है, तेलंगाना में संचालित है और कर्नाटक में संचालित है। और यूपी जो है यहां पर देखा जाए स्टार्टअप मिशन संचालित करने वाला चौथा राज्य है। आगे हम बात कर लें इन मिशनों का उद्देश्य क्या है, तो स्टार्टअप को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करना, जैसे वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचों की सुविधा, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना। ठीक है, यहां देखा जाए इस मिशन से स्टार्टअप को व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने, विनियामक अनुपालन लागत को कम करने और तेजी से पेटेंट प्रक्रिया के लिए कम लागत वाली कानूनी सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप जो मिशन स्थापित किए जाएंगे उनके लाभ क्या होंगे ये सब कुछ बता दिया। और उत्तर प्रदेश से पहले किन किन राज्यों में स्टार्टअप मिशन संचालित किए जा रहे हैं या स्थापित किए गए हैं, तो उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक। कथन में यहां से आपके सवाल पूछा जा सकता है, जो 2 कथन वाले सवाल आते हैं ना कि उपरोक्त कथनों पर विचार करिए कौन सा कथन सही है, वहां पूछ सकता है इसे। आगे देखें, मोनास यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोलेगी टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी। जो टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी है ना, ये कौन सी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी, तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जापान की मोनास यूनिवर्सिटी जो है ये उत्तर प्रदेश में टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी खोलेगी। चर्चा कर लेते हैं। मोनास यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी स्थापना करने की इच्छा जताई है। यूनिवर्सिटी डायरेक्टेड, ठीक है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कंसल्टेंस के साथ ही प्रदेश में विश्व स्तरीय क्लास टीचिंग स्ट्रेटजी और ट्रेनिंग पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराएगी। मतलब जो टीचर होते हैं ना उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी कि किस प्रकार से बच्चों से कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से जो टीचिंग एबिलिटीज है उसको बिल्ड करना है, डेवलप करना है, और जो टीचिंग मेथड है उसको किस प्रकार से इन्हांस करना है। उन सारी चीजों के लिए जो मोनास यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश में टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी स्थापित करेगा। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की गई है, मोनास यूनिवर्सिटी। आगे देखा जाए पाठ्यक्रम और शिक्षण तकनीकी, प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षणिक मनोविज्ञान, परामर्श, अंग्रेजी शिक्षण माध्यम, शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षण डिजाइन, एआई, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, समावेशी विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों की प्रणालियों के लिहाज से जो मोनास यूनिवर्सिटी है उसको दक्ष माना जाता है। ठीक है, बेसिकली जो टीचिंग एबिलिटीज है उनमें मोनास यूनिवर्सिटी जो है इसको अव्वल माना जाता है। और अब उत्तर प्रदेश में जो टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी है उसको स्थापित करने में मोनास यूनिवर्सिटी जो है ये अहम भूमिका निभाएगा। अगली खबर देखते हैं, लखनऊ में अनंत नगर योजना की शुरुआत। अनंत नगर योजना, ठीक है, यहां पर देखा जाए अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई है। चर्चा कर लेते हैं।
4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई है। अनंत नगर योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और यहां पर चर्चा कर ले, ये बेसिकली जो अनंत नगर योजना है ये एक टाउनशिप प्लानिंग है। ठीक है, टाउनशिप प्लानिंग है, ये टाउनशिप प्लान है। अब ये टाउनशिप प्लान जैसे करनाल है ना हरियाणा का, तो हरियाणा का जो करनाल है वो टाउनशिप प्लान के तहत बसाया गया था। सेम वैसे ही लखनऊ में अनंत नगर टाउनशिप विकसित किया जाएगा और उसी का नाम क्या है, अनंत नगर योजना नाम है। ठीक है, तो यहां पर उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 अप्रैल को किया गया था। दैनिक भास्कर का ये इनपुट है। चर्चा कर ले, इस योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में करीब 800 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप विकसित कर रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो निखिल सिंघल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में आपसे पूछे कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो निखिल सिंघल को अनमोल रत्न, जो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार है, वो प्रदान किया गया है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष हैं। इनको प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान, रणनीतिक संचार और उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए प्रदान किया गया है, उनको मान्यता देता है, इसीलिए प्रदान किया गया है। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, निखिल सिंघल को प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखें। यूपी में मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू कर दिया गया है। जो मदरसे हैं, देखा जाए शिक्षा के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा को एक रूपता देने के लिए, साथ ही साथ इंटीग्रेट करने के लिए, एकीकृत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए तो स्टेप चला गया। और ये स्टेप क्या था कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उनमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो, ताकि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो एकीकृत हो सके। ठीक, 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। पाठ्यक्रम इसी देखा जाए 2025-26 का जो सेशन है इसी से लागू हो जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों, अनुदानित मदरसों और की जो कक्षा 1, 2 और 3 के पाठ्यक्रम है वहां पर इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया, मदरसों में भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। चलिए आगे देखें। प्रदेश में जल्द लागू होगी नई ओडीओपी 2.0 की नीति। ठीक है, 2.0 की नीति, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 यहाँ पर नए तरीके से लागू होगा, नए तरीके से इंप्लीमेंट होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत हुई थी। और एक जिला और एक उत्पाद जो योजना है ये कहां से प्रेरित है, ये भारत में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों ने कॉपी कर लिया, एमपी में भी चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है, राजस्थान में भी एक जिला एक उत्पाद चल रहा है, बिहार अपने तरीके से लॉन्च कर रहा है। यूपी में ही देखा जाए तो एक जिला एक ब्लॉक प्रोग्राम, मतलब एक ब्लॉक एक उत्पाद, एक ग्राम एक उत्पाद, एक शहर एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट आया था जापान से। जापान में एक जिला एक उत्पाद का कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है, वहीं से यूपी में कॉपी किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अन्य राज्यों ने कॉपी किया, उत्तर प्रदेश ने उसको परिवर्तित रूप भी प्रस्तुत किए, ब्लॉक के स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है, सारी चीजें इंप्लीमेंट होती रही, अच्छे से चलती रही। अब उस चीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए देखा जाए तो प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओडीओपी है 2.0 नीति जल्दी ही लागू की जाएगी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हस्तशिल्पियों व कारोबारियों को अब अपना कारोबार बड़े स्तर पर करने का मौका मिलेगा। देखा जाए इसके लिए प्रदेश सरकार ओडीओपी 2.0 नीति लाने जा रही है। इसके जरिए उद्यमियों को 5 करोड़ तक का कर्ज मिल सकेगा। ठीक, परीक्षा से पूछ सकता है कि नई प्रस्तावित ओडीओपी नीति, ठीक है, 2.0 के तहत कारोबारियों तथा उद्यमियों को कितने रुपए तक के ऋण अनुदान की या कर्ज लेने की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो 5 करोड़ का कर्ज ले सकते हैं। ठीक, और ये पॉइंट आप अपने मेंस में लिख सकते हैं। जब आप मेंस देंगे अगला 2025 का जब आप मेंस देंगे, और ये मेंस संभवतः फरवरी में होगा। ठीक है, संभवतः फरवरी में होगा। और मुख्य परीक्षा में देखा जाए जीएस पेपर 5 और 6 का पेपर ऐसा है
कि ये ऑप्शनल की तरह काम करता है। जैसे पहले ऑप्शनल का पेपर होता था, जिसको अच्छे से आ रहा है, अच्छे से टैकल कर रहा है क्वेश्चन को, वो खींच दिया अपने नंबर, ठीक है, 200 में 140 नंबर तक, 160 नंबर तक पहुंचा दिए, लेकिन 160 इसमें पहुंचना मुश्किल है, फिर भी 120, 123, 125, 130 तक पहुंचा जा सकता है। पिछली बार 2023 का जो रिजल्ट था उसमें पहुंचे थे लोग, टॉपर जो थे सिद्धार्थ गुप्ता, वो पहुंचे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहुंचने का तरीका क्या है, जो सरकार की नीतियां हैं, कौन सी नीति लाई जा रही है, उसको आप अपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए। एमएसएमई से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछा तो एमएसएमई से रिलेटेड करंट में कोई पॉइंट चल रहा है तो अपना आंसर आप रैंडमली लिख रहे हैं, बॉक्स बनाइए और पॉइंट जो करंट वाला है उसको उसी में लिख दीजिए। जब बॉक्स बनाए रहेंगे, एग्जामिनर देखेगा, उसका ध्यान जाएगा, तुरंत तुरंत कहेगा कि हाँ बच्चा अपडेट है चीज़ों से, ठीक है। तो इसी वजह से जो करंट वाली हमारी यूपी स्पेशल की क्लास होती है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं चलती है। प्री के हिसाब से तो चल ही रही है, प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट जो आप चाहें वो यहाँ से पढ़िए, मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, इसी वजह से देखा जाए यूपी स्पेशल की क्लास इसी तरीके से चलाई जा रही है। आगे हम बात कर ले, सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर लोगों को सुविधा के लिए मंडलीय कार्यालय बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, उसी प्रकार से मंडलीय कार्यालय हर मंडल में, ठीक, हर मंडल में एक ऐसा कार्यालय बनाया जाएगा जिस कार्यालय में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वो एक जगह एकीकृत हों। ऐसा निर्माण करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में एकीकृत कार्यालय बनाने जा रही है। जिस तरह सेंट्रल विस्टा में मंत्रालयों के साथ बड़े सरकारी कार्यालय और उसके आसपास रहने की व्यवस्था की गई है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मंडलों में ऐसे कार्यालय बनाए जाएंगे जिसमें सभी विभागों के कार्यालय होंगे तथा साथ ही अफसरों के रहने का इंतजाम भी होगा। तो सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार मंडलीय कार्यालय बनाने जाने का यहाँ पर विचार कर रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूपी पुलिस के पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसका जो पोर्टल है यूपी पुलिस का, उसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा शाखा द्वारा आंतरिक रूप से विकसित इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस कैटेगरी में दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? यूपी पुलिस का जो पोर्टल है, पोर्टल का नाम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन पोर्टल है, ठीक है, इसे प्रदान किया गया है। आगे देखें, स्कॉच ग्रुप द्वारा 2003 में स्थापित स्कॉच पुरस्कार एक स्वतंत्र नागरिक सम्मान है जो भारत को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए लोगों, परियोजनाओं, संस्थाओं को मान्यता देता है, विशेष रूप से शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी और सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखें। महाराजगंज के रोहिन नदी पर बने बैराज का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। महाराजगंज में रोहिन नदी पर एक बैराज बना है, उसका उद्घाटन किया गया। तो चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अप्रैल को महाराजगंज में रोहिन नदी पर बनाए गए बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया। रोहिन नदी पर बैराज लगभग 86 मीटर लंबा है। कितना? 86 मीटर लंबा है। इसके दोनों तटों पर सिंचाई व्यवस्था की गई है। इससे 7000 से अधिक हेक्टेयर खेती योग्य भूमि जो है वो सीधे लाभ मिलेगा उनको। बैराज में 5 माइनर नहरें क्रमशः रामनगर, नगटोजी, वटजगर, सिसवा और बौलिया निकाली गई हैं। ये 5 नहरें जो है ये कहाँ से निकाली गई हैं? ये रोहिन नदी पर बने बैराज से निकाली गई हैं, ठीक है। रोहिन नदी पर जो बना बैराज है वहां से 5 नहरें निकाली गई है। रामनगर, नगटोजी बैराज, पूछ ले किससे संबंधित है? तो रोहिन नदी पर जो बैराज बना है उससे संबंधित है। उद्घाटन कब किया गया? 5 अप्रैल को किया गया। और रोहिन नदी पर जो बैराज बना है उसकी लंबाई कितनी है? 86 मीटर लंबाई है, ठीक है। चलो आगे देखें। IBM लखनऊ में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगी। लखनऊ को AICT के रूप में तो विकसित किया जाएगा। AICT के साथ साथ IBM कंपनी जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म, IBM कंपनी लखनऊ में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने जा रही है, ठीक है। चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश को डिजिटल पावर हाउस में बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप IBM जल्द ही लखनऊ में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगी जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से लैस होगी। यहां देखा जाए यह भारत की IBM से बड़े सॉफ्टवेयर विकास केंद्रों में से एक होगा। वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन विकास पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि ज्ञातव्य है कि भारत के पहले AICT का विकास कहाँ पर किया जाएगा? भारत का पहला AICT कहाँ पर बनेगा? भारत का पहला AICT बनेगा लखनऊ में, ठीक,
लखनऊ में बनेगा। और ये सारे पॉइंट आप कहां पर कैसे मेंशन कर सकते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम का उल्लेख करते हुए सावधान वर्णन कीजिए। सवाल आया, आपसे परीक्षा में पूछा गया जीएस पेपर 6 में, मेंशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है एआईसीटी विकसित करने के लिए, तथा अन्य जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करने जा रही हैं। तो आईबीएम लखनऊ में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने जा रहा है। सरकार के द्वारा एआईसीटी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए जमीन आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत। चलिए आगे देखें। फार्मा हब बनेगा यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच हुआ 5 साल का समझौता। यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच में देखा जाए तो 5 ईयर का एग्रीमेंट हुआ है। किस लिए? उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल हब बनाने के लिए। चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार की पहल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, आईआईटी बीएचयू, ठीक है, ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा कर लें। समझौता बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में यूपी सीडा की ओर से विकसित किए जा रहे फार्मा पार्क को लेकर किया गया है। ठीक है, यहां पर याद रखना कि जो फार्मा पार्क है, जैसे पिछली बार, अब फार्मा पार्क आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो फार्मा पार्क है उसका विकास कहां पर किया जा रहा है? ललितपुर जिले में यूपी सीडा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अब इससे मुख्य परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा? मुख्य परीक्षा में आप 2023 का पेपर में एक सवाल पूछा था, आयुष विश्वविद्यालय, ठीक, आयुष विश्वविद्यालय सवाल पूछा आयुष विश्वविद्यालय के बारे में। ये सवाल पूछा था आई थिंक 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में सवाल पूछा। अब 8 नंबर में सवाल पूछा, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? लोग एकदम सोचे कि अरे यार वन लाइनर से सवाल पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, क्या लिखे। ऐसे ही पॉइंट्स लिखने होते हैं। फार्मा पार्क के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित किया जाएगा, फार्मा हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आयुष, जब फार्मा से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन भविष्य में आता है तो ये सारा पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है इसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसे आयुष पूछा तो आयुष से रिलेटेड जो जो पॉइंट थे उस टाइम पे गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा, अब तो उद्घाटन भी हो चुका है, अभी जब मेंस चल रहा था उसी टाइम पे उद्घाटन भी हुआ है, तो ये सारे पॉइंट वहां पर मेंशन किए जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ फार्मा हब पर जब नाम आएगा तो आप ये लिखिएगा, पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मा हब कहाँ पर विकसित किया जाएगा, फार्मा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ललितपुर जिले में स्थापित किया जाएगा फार्मा पार्क। किसके द्वारा? यूपी सीडा के द्वारा। और यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने के लिए। ठीक है, और यहां देखा जाए परियोजना के तहत देखा जाए तो 1472 एकड़ की भूमि भी फार्मास्यूटिकल उद्योग लगाए जाएंगे। ललितपुर जिले के 1472 एकड़ भूमि पर फार्मास्यूटिकल उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। एक जिला एक व्यंजन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही थी, उसी प्रकार से एक जिला एक व्यंजन योजना भी लॉन्च की गई है। यहां देखा जाए एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य की समृद्ध जो पाक विविधता है उसको उजागर करने के लिए तैयार है। एक जिला एक व्यंजन नामक नई पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले की जो अनूठे स्थानीय व्यंजन होते हैं उनकी पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना और राज्य की गहरी जड़ों वाली खाद्य विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कुछ चीजें फेमस हैं, कहीं कहीं स्पेशल जो कुजीन है, ठीक है, स्पेशल कुजीन है वो फेमस, जैसे लखनऊ के टुंडे कबाब हो गए, ठीक, प्रयागराज का अमरूद हो गया, और वैसे ही देखा जाए तो आगरा का पेठा हो गया, मथुरा के पेड़े हो गए, तो ये सारी चीज़ें फेमस है। ठीक है, तो ऐसी ही जो जिलों में विविध जिलों के जो स्थानीय पकवान है जो वहाँ की फेमस है, मेरठ की नान खटाई, गलियों में आप सुनते होंगे, दोपहर टाइम में सोते हैं तो मेरठ की नान खटाई चिल्लाते हुए निकल जाते बगल से। ठीक है, तो वैसे ही आप देखा जाए तो जो स्पेशल कुजीन है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिससे उत्तर प्रदेश की जो समृद्ध पाक विरासत है उसको उजागर किया जा सके। ठीक है, चर्चा कर ले। एक जिला एक व्यंजन नामक नई पहल का उद्देश्य अनूठे स्थानीय व्यंजनों की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना और राज्य की गहरी जड़ों की वाली खाद्य विरासत को प्रदर्शित करना है। एक जिला एक व्यंजन पहल की घोषणा के बाद एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक के लिए अद्वितीय पारंपरिक व्यंजनों की एक व्यापक सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं
कुछ जिले, वहां की कुछ खास कुजीन। लखनऊ में देखा जाए तो अवधी और मुगलई भोजन जो है, गज्जक और रेवड़िया, नमकीन तथा दालमोठ। ठीक है, अब ये जो टुंडे के कबाब वगैरह है ये सब मुगलई भोजन में आ जाता है। गजक और रेवड़िया बस से यात्रा करते रहेंगे, आपको जैसे ही आप कैसरबाग बस अड्डे पे, चारबाग बस अड्डे पे या आलमबाग बस अड्डे पे पहुंचेंगे, एक आदमी आपको तुरंत मिल जाएगा, वो रेवड़ियों की पैकेट लिया रहेगा, बस में आपके घुसेगा और तुरंत बेचना शुरू कर देगा। शुरुआत क्या रहेगी, 150 रुपये पैकेट रहेगी, वो लास्ट में आके 20 रुपये पैकेट में बेच के निकल जाएगा। ठीक है, तो गज्जक और रेवड़िया कहाँ की फेमस है, लखनऊ की है। नमकीन तथा दालमोट के लिए जाना जाता है। बनारस देखा जाए तो बनारस लौंग लता, बनारसी पान, टमाटर चाट और तिरंगा बर्फी तो जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, उसी प्रकार आगरा देखा जाए तो पेठा और दालमोट के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज बालूशाही, इमरती, इलाहाबादी अमरूद और चुरमुरा के लिए फेमस है। कानपुर की बात कर ले तो कानपुर में चना जोर गरम। ठीक है, खुरचन, खुरचन पेड़ा होता है, लाल पेड़ा जो होता है खुरचन पेड़ा। ठीक है, लड्डू, चाट, गुड़ सेव के लिए प्रसिद्ध है ये। मेरठ की बात कर ले तो गज्जक, नान खटाई, मेरठ शैली की बिरयानी। बरेली की बात कर ले तो आलू टिक्की, सीख कबाब, सूजी का हलवा, बरेली की बर्फी। गोरखपुर की बात कर ले तो ठेकुआ, छठ पूजा होती है ना, ठेकुआ उसमें खाया जाता, पेड़ा और घुगनी चाट। ठीक है, मटर की चाट होती है, घुगनी चाट। मथुरा की बात कर ले तो मथुरा पेड़ा, कचौड़ी सब्जी, मथुरा की ठंडई, छेने की बनी मिठाइयाँ। वैसे मुरादाबाद की बात कर ले तो मुरादाबादी दाल, कबाब, बिरयानी, स्थानीय सेव जो है वो फेमस है। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल कुजीन है। मिलान करने के लिए आ जाए मैच द फॉलोइंग में, तो मैच द फॉलोइंग में आप कर सकते हैं। मेंस में पूछ ले तो मेंस में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। गणित में यूपी के युवा देश भर में सबसे तेज, मैथ सॉल्व करने में उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो सबसे तेज हैं। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं यहां पर ईटीएस। ठीक है, ईटीएस वी बॉक्स वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण द्वारा जारी स्किल्स रिपोर्ट 2025 में पहली बार राज्यों की कौशल क्षमता की जानकारी सामने आई है। कौशल परीक्षण श्रेणी में अंग्रेजी के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, यानी कि अंग्रेजी भाषा प्रयोग करने, जानने, बोलने, बैठने, उठने, समझने में महाराष्ट्र जो है ये पूरे देश में अव्वल है। वहीं पर दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और अंग्रेजी बोलने, समझने, उठने, बैठने, खाने पीने में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। ठीक है, गणित की बात कर लेते हैं। गणितीय कौशल में देखा जाए तो यूपी ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि मैथमेटिक्स में उत्तर प्रदेश के युवा जो है वो सबसे अव्वल है। बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करने वालों की जो संख्या है वो पर्याप्त है और मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं गणित लगाने में सबसे अव्वल है, आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। यहां पर बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, चौथे पंजाब है और पांचवें नंबर पर तेलंगाना है। ठीक है, पहले पे यूपी, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, तीसरे पे एमपी, चौथे पे पंजाब, पांचवे पे तेलंगाना। आगे बात कर ले आलोचनात्मक सोच कौशल, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग, इसमें यूपी के युवा जो है ये शीर्ष पर है। ठीक है, रीजनिंग में भी शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर देखा जाए राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के हैं। और वहीं पर जो कंप्यूटर स्किल है, कंप्यूटर स्किल में भी देखा जाए तो यूपी के युवा जो है ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो कंप्यूटर, क्रिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स में पहले स्थान पर है, वहीं पर अंग्रेजी में तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे बात करें, चर्चा करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, युवाओं को रोजगार देने में उत्तर प्रदेश अव्वल है। सरकार का दावा है, ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार सरकार अपने वेबसाइट के माध्यम से कह रही है कि रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में राज्यों में रोजगार की स्थिति, वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग भी बता दिया है कि 18 से लेकर 21 वर्ष के आयु के युवाओं को रोजगार देने के मामले में 92.2% के साथ, 92.2% के साथ शीर्ष स्थान पर यूपी है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, इसने अपने जो 18 से लेकर 21 आयु वर्ग है इसके 91.15% लोगों को नौकरी दे दी है। तथा तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जिसमें बताया गया है कि 81.89% लोग ऐसे हैं जो 18 से लेकर 21 वर्ष आयु वर्ग के हैं और उनको नौकरी मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे देखें। वहीं 12 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की बात कर लें तो 12 से 25 वर्ष, 22 से 25, ठीक है, 22 से 25 वर्ष जो है यहाँ के जो युवा है उन युवाओं की बात कर ले तो यूपी टॉप पर है। ठीक है,
94.29% के साथ यूपी टॉप पर है। दूसरे स्थान पर केरल है 87.47%, और तीसरे स्थान पर पंजाब है 87.5%। ठीक है, तो यहाँ पर जो 22 से लेकर 25 वर्ष के युवा हैं वो रोजगार पाने के मामले में उत्तर प्रदेश, रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो पुरुषों के लिए रोजगार संसाधन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। कोई पुरुष नौकरी करना चाहता है तो वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में नौकरी पा सकता है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, चलिए आगे देखें। फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए फंड रेज करने के मामले में, अट्रैक्ट करने के मामले में पूरे भारत में यूपी का जो रैंक है वो टॉप है। चर्चा कर लें। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेज सुधार होने से बैंकों ने भी उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में रुचि दिखाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगस्त 2023 की रिपोर्ट में फंड आकर्षित करने में 16.2% की हिस्सेदारी के साथ यूपी पूरे देश में नंबर 1 पर रहा। ठीक है, यहां पर अगस्त 2023 की रिपोर्ट थी, अप्रैल 2025 में जारी हुई आरबीआई की, और इसमें बताया गया कि यूपी जो है 16.2% के साथ सबसे अव्वल है, सबसे टॉप पर है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ रुपए की है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक 2030 तक राज्य को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सभी विभाग काम कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्थिति पर जारी रिपोर्ट में यूपी को फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो राजकोषीय स्थिति पर जारी रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसमें जो उत्तर प्रदेश है ना, उसको फ्रंट रनर राज्य की कैटेगरी में रखा गया है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान पर रखा है। ऋण और जमा अनुपात जो सीडी रेशियो है, इसमें देखा जाए सीडीआर है, सीडीआर में देखा जाए तो अच्छा खासा सुधार हुआ है। 2016-17 में यह 46% था, जो 2024 में बढ़कर सीडीआर कितना हो गया, 61% हो गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार इसके लिए 67 से 70% तक लक्ष्य रखी हुई है। ठीक है, अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें 67 से 70% तक करने का सीडीआर लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे बात कर ले। बनारसी तबला, शहनाई समेत प्रदेश के 21 उत्पादों को जीआई टैग अप्रैल महीने में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि 77 जीआई उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। इसमें भी अकेले 32 जीआई टैग जो है वो काशी क्षेत्र दुनिया का जीआई हब है। अकेले देखा जाए तो 32 जीआई टैग सिर्फ बनारस में है। ठीक है, और इस प्रकार दुनिया का जीआई हब के रूप में काशी को जाना जाता है। चलिए आगे चर्चा कर ले। प्रदेश में खुलेगा पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रदेश में पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार और नीदरलैंड्स के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। चर्चा कर ले। यह सेंटर बाराबंकी में स्थापित किया जाएगा। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाएगा? बाराबंकी में स्थापित किया जाएगा। ठीक, इसके जरिए होगा क्या? फूलों और फलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस सेंटर पर फूलों की खेती पर नए शोध हो सकेंगे, साथ ही विशेषज्ञों और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे नई तकनीक के फूलों की खेती हो सकेगी। आगे देखें। पंजाब ने जीता 15वां हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। अब पंजाब ने जीता है, यूपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता? इसका जो वेन्यू था ना वो यूपी था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखें पॉइंट, तो पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। 15 अप्रैल को फाइनल मुकाबले में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। इससे पहले तीसरे चौथे स्थान में हुए मुकाबले में उत्तर प्रदेश और मणिपुर को 5-1 से शिकस्त दी थी। ठीक है, यानी यूपी का कौन सा स्थान रहा? यहां पर देखा जाए तो यूपी का तीसरा स्थान रहा। यूपी 3rd रैंक पर रही, और वहीं पर जो मणिपुर है, मणिपुर ये 4th रैंक पर रही। तो आपको पता चल गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर देखा जाए, पहले पर कौन? पंजाब, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर यूपी और चौथे पे मणिपुर। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्रतियोगिता का आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, चलो। यूपी पहला प्रदेश जहां सरकार कराएगी पेटेंट। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। सरकार पहली, मतलब देखा जाए तो
पहला ऐसा राज्य है जहां पर सरकार खुद ही पेटेंट कराएगी चीजों पर। विभागीय समीक्षा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है पूरे भारत में? उत्तर प्रदेश की रैंक 1 है। आगे हम बात कर लें, चर्चा करें पीएमएफएमई स्कीम, यानी कि जो पीएमएफएमई स्कीम है इसमें यूपी का स्ट्राइक रेट 99% है, जबकि ऑल इंडिया 56% है। अर्थात जिनका ऋण स्वीकृत हुआ है उनका अनुदान वितरण तत्काल हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का कहना है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में जिसका भी यहां पर देखा जाए तो ऋण जो है लोन स्वीकृत हो गया है यूपी एफएमई योजना के तहत, उसमें उनको अनुदान तुरंत मिल गया, तत्काल मिल गया है। आगे चर्चा कर ले, पीएमएफएमई योजना के तहत उत्तर प्रदेश 101 दिन में ऋण स्वीकृत करने की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है और 110 दिन में बिहार जो है वो ऋण स्वीकृत करने के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है। अनुदान देने के मामले में देखा जाए तो 101 दिन के अंदर यूपी में जो योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, इसके तहत ऋण स्वीकृत हो जाता है। बिहार दूसरे स्थान पर 110 दिन में ऋण स्वीकृत हो जाता है। अगली खबर देखें यहाँ पर तो यूपी में नारी अदालत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसके लिए नारी अदालत योजना के जरिए अब गांवों की महिलाएं न केवल अपने अधिकारों को समझ रही हैं बल्कि घरेलू और सामाजिक विवादों के समाधान भी निकाल रही हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर संबंधित मुख्य परीक्षा में कोई सवाल पूछे या नारी अदालत से संबंधित सवाल पूछा जाए कि किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो नारी अदालत जो योजना है ये उत्तर प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट। और महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति, जब आप कंक्लूजन लिखे तो कंक्लूजन में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और उन्नयन की दृष्टिकोण से नारी अदालत योजना की शुरुआत की गई है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है। और इसमें होगा क्या, वो सारा पॉइंट लिख दीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसके तहत हर गांव में 7 से 11 महिलाओं की एक टीम बनाकर अदालत चलाई जाती है। हर टीम में देखा जाए यह टीम गांव की दूसरी महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर 181 महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की जानकारी भी देती हैं। इससे महिलाएं न केवल जानकारी पाती हैं बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं से सीधे जुड़कर आत्मविश्वास भी महसूस करती हैं। यह योजना फिलहाल 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। बेसिकली देखा जाए ये 8 वो जिले हैं जो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, आकांक्षी जिले जो है वहां पर देखा जाए आकांक्षी जिलों में इसको चलाया जा रहा है। अब देखा जाए राज्य सरकार इन 8 जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर राज्य के 75 जिलों में नारी अदालतों को चलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करें, फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लगाएगी अपना पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट। अपना पहला जो नॉर्थ इंडियन प्लांट है वो ग्रेटर नोएडा में फॉक्सकॉन के द्वारा लगाया जाएगा। चर्चा कर ले तो दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन अब उत्तर प्रदेश में अपना पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट स्थापित करने के लिए अग्रसर है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास लगभग 300 एकड़ की प्रस्तावित एक अत्याधुनिक प्लांट भविष्य में फॉक्सकॉन के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में शामिल हो सकता है। ठीक है, यहां बात कर रहे, यह पहल उत्तर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक नई कदम है। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉक्सकॉन के द्वारा पहला नॉर्थ इंडियन प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में लगाया जाएगा। चलिए आगे बात करें, यमुना सिटी में अब 500 एकड़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? जो फार्मा पार्क है, ठीक है, फार्मा पार्क ये तो बनाया जाएगा ललितपुर में, लेकिन जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में, ईडा में बनेगा। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में मेडिकल डिवाइस पार्क के विस्तार अब लगभग 500 एकड़ तक किए जा रहा है। यह देश में एक प्रमुख हेल्थ केयर हब बनने की ओर अग्रसर है। 400 नई कंपनियों के पंजीकरण के बाद ईडा ने पार्क का क्षेत्रफल 150 एकड़ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले 350 एकड़ में किया जा रहा था, अब 150 एकड़ बढ़ा दिया गया है। यहाँ कंपनियां गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण बनाएंगी। जो कंपनियां हैं जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनके रोकथाम के लिए जो अत्याधुनिक उपकरण है उनका निर्माण करने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। आगे देखें, 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है यहां पर 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। संसद खेल महाकुंभ एक बार आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, कहां पर आयोजन किया गया था संसद खेल महाकुंभ का? केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में अवस्थित है, वहीं पर 4 दिवसीय ये खेल था। और ये कब से कब तक चला? तो ये 19 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वदेशी खेलों कलारीपट्टू, योग, मलखंभ का भी प्रदर्शन किया गया। ठीक है, कलारीपट्टू, योग तथा मलखंभ इत्यादि का भी प्रदर्शन यहाँ पर जो संसद खेल कुंभ हुए थे वहां पर किया गया था। चलिए आगे बात करें। शुष्क बुंदेलखंड बनेगा उत्तर प्रदेश का जल क्रीड़ा केंद्र। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास से संबंधित सवाल आपसे परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पूछे तब भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछे तब भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर जो प्रीलिम्स में ऐसा सवाल आता है तो। ठीक है, चलिए बात कर ले। कभी जल संकट से जूझने वाला जो बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश में जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में उभर रहा है। 7 बांध और जलाशय क्या की नौकायन जैसी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बुंदेलखंड विकास है उससे संबंधित है, मुख्य परीक्षा में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। आगे देखें, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस। जो इन्वेस्ट यूपी है ना, इन्वेस्ट यूपी, विजय किरण आनंद जो है इन्वेस्ट यूपी के सीईओ बनाए गए हैं। और इन्वेस्ट यूपी जो है ये उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने के लिए कार्य करता है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में अब इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस खुलेंगे, और वो ऑफिस कहाँ कहाँ किस किस उद्देश्य से खुलेंगे चाहिए ये चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश में निवेश को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस खोलने जा रही है। मुंबई का ऑफिस बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है जैसे अंबानी, अडानी इत्यादि जो है, तो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, इनसे संपर्क कर उनको प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली ऑफिस अलग अलग देशों के दूतावासों से संपर्क में रहेगा। जो दिल्ली में है, जैसे दिल्ली में विभिन्न देशों के यहाँ पर दूतावास अवस्थित है, तो जो दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस है वो विभिन्न देशों के जो दूतावास है उनसे संपर्क साधेगा और उनसे कहेगा कि भैया आप इन्वेस्ट करिए। मुंबई वाला ऑफिस जो कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी, अंबानी, ठीक है, अजीम प्रेम जी, इन लोगों से संपर्क करेगा, कहेगा आप इन्वेस्ट करिए हमारे यहाँ पे। और वहीं जो बेंगलुरु वाली कंपनी है, तो बेंगलुरु को देखा जाए तो आईटी हब के रूप में जाना जाता है, तो तकनीकी के लिहाज से संपन्न और नवाचार करने वाली जो कंपनियां हैं उनसे संपर्क करेगा बेंगलुरु में जो इन्वेस्ट यूपी का कार्यालय होगा, और उन्हें प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, देखा जाए वर्ष 2018 से अब तक इन्वेस्टर समिट से कुल 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जमीन पर उतारा भी जा चुका है। 7 वर्षों में प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है ये दुगने से अधिक होकर 27.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2025-26 में 30.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। आगे बात करें, यूपी का पहला एलईडी गांव बनेगा हसुड़ी औसनपुर। जो हसुड़ी औसनपुर है ये उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव बनेगा। ठीक है, चर्चा कर ले। हसुड़ी औसनपुर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भवनपुर ब्लॉक, जो भवनापुर ब्लॉक है यहां पर स्थित है, और यह राज्य का पहला एलईडी गांव बन चुका है। परीक्षा में से डायरेक्टली पूछेगा कि राज्य का पहला एलईडी गांव कौन सा है? हसुड़ी औसनपुर है। कहां पे अवस्थित है? सिद्धार्थनगर में अवस्थित है। सिद्धार्थनगर के किस ब्लॉक में अवस्थित है? तो भवनापुर ब्लॉक में अवस्थित है, और यह राज्य का पहला एलईडी गांव है। ठीक है, यहां देखा जाए गांव में 1116 एलईडी बल्ब का वितरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की खपत में यहां पर 54.06 किलोवाट की कमी आ गई। ठीक, तो इस प्रकार जो हसुड़ी औसनपुर है ये उत्तर प्रदेश का पहला एलईडी गांव बन गया है। आगे देखा जाए, स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में उत्तर प्रदेश टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। जो स्पिरिचुअल सर्वे 2025 हुआ, यहां पर देखा जाए बेसिकली जो महाकुंभ था, महाकुंभ के कारण जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है वहां पर पर्यटन विस्तृत हुआ, बढ़ा। आपने देखा कि जब कुंभ चल रहा था, अखबारों में आए दिन आप पढ़ते थे कि लोग बनारस जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, अयोध्या में भीड़ लगी हुई है, वहां से मैनेजमेंट जो है मना कर रहा है कि प्लीज आप मत आइए। ये तक नौबत आ गई कि बनारस और प्रयागराज जैसे शहरों का जो मैनेजमेंट था, अथॉरिटी थी, उनको मना करना पड़ा कि प्लीज आप जहां हैं वहीं से लौट जाइए, बाद में आइएगा, अभी मत आइए। ठीक है, तो स्पिरिचुअल सर्वे में उत्तर प्रदेश देखा जाए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभरा। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में उत्तर प्रदेश का अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज टॉप डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया। सर्वे में पसंदीदा स्थल के रूप में पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने अयोध्या को चुना, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया गया पर्यटकों के द्वारा? तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया अयोध्या को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। स्पिरिचुअल सर्वे 2025 के अनुसार टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कुंभ लगा था, तो इलाहाबाद मत टिक कर देना, प्रयागराज मत टिक कर देना, टिक करना है अयोध्या को। श्रद्धालु पर्यटकों में सबसे ज्यादा
जो वोट किए वो अयोध्या को किए। देखा जाए केंद्र सरकार ने भारत के साथ, ठीक है, दुनिया के 45 देशों के 3,52,388 श्रद्धालुओं के बीच यह सर्वे करवाया था। भारत सरकार के द्वारा देखा जाए भारत सहित 45 देशों के 3,52,388 लोगों के बीच यह सर्वे हुआ था। उस सर्वे के अनुसार जो अयोध्या था उसको टॉप डेस्टिनेशन माना गया और उत्तर प्रदेश जो था वो अन्य श्रद्धालुओं तथा यूपी के मतलब भारत के जो श्रद्धालु हैं तथा जो अन्य देशों के श्रद्धालु हैं उनके अनुसार यूपी जो था 2025 का टॉप स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। सामने यह भी आया, इसमें यह भी सामने आया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले घरेलू और विदेशी श्रद्धालुओं का औसत देखा जाए कितना खर्च हुआ, 5,877.63 रुपया खर्च हुआ। यानी कि चाहे घरेलू हो या विदेशी श्रद्धालु हो, प्रयागराज आया है तो औसतन उसका 5,877 रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद आने में। आगे चर्चा करें। इस प्रकार महाकुंभ ने भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रचारित करने के साथ देश की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब महाकुंभ से रिलेटेड सवाल इस बार नहीं पूछा एग्जाम में, मेंस में, भविष्य में पूछे तो आप ये स्पिरिचुअल सर्वे जो है इसको एज इट इज टेप देना आप, ठीक है, छाप देना, आपका काम बन जाएगा। तो देखा जाए अपने इस 46 मिनट के वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के अप्रैल महीने का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। अगले 1-2 दिन में आपका वीडियो आ जाएगा मई महीने का, ठीक है, फिर उसके बाद जून महीने का वीडियो हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो समाप्त करेंगे और आरओ का पेपर जैसे हमारा समाप्त हो जाएगा फिर बिहार के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और बिहार के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। बिहार के बच्चों का मैसेज आता है कि सर बिहार बीपीएससी का कब कवर करेंगे, बीपीएससी भी कवर करेंगे। अभी एग्जाम यूपी का है, यूपी पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, और यूपी का एग्जाम नज़दीक है तुरंत, बिहार का एग्जाम 10 सितंबर को। तो बिहार के लिए तो हम लोगों के पास बहुत लंबा चौड़ा प्लान है, बहुत कुछ प्लान कर रखा है बिहार के लिए। तो बिहार के लिए जो बिहार देना जा रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपके लिए भी बहुत अच्छे से जितने चीज़ें हम लोगों ने आरओ के लिए प्लान किया उससे और ज़्यादा प्लानिंग हमारी है बिहार के लिए, ठीक है, और उससे भी और ज़्यादा हम लोग यूपी पीसीएस के लिए प्लान करेंगे। तो सारी चीज़ें चल रही है सिस्टमेटिक तरीके से, चलता रहे, आपका सहयोग चाहिए उन चीज़ों में। तो यहाँ पर देखा जाए जो अप्रैल महीने का वीडियो है यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मई महीने का वीडियो अगले 2 दिन में आ जाएगा वो वीडियो, उसमें मिलते हैं। फिर आगे जो वीडियोस हमारी क्लासेस चलती हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।